वन है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वन ए कह दो, जो अल्कली मेटल का ग्रुप है, ठीक है ना, जो अल्कली मेटल का ग्रुप है। लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू असाइन अ डेफिनिट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल फॉर हाइड्रोजन। कारण क्या है कि कुछ प्रॉपर्टी इसका मिलता है, मैच करता है, रिजेबल करता है अल्कली मेटल से, और कुछ हेलोजन से भी मैच करता है। हम उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं, एक मिनट में। देखो, हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है ना। अल्कली मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 281 है, देख रहे हो ना। पोटेशियम में 2881 है ना। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिकल है, मतलब ये अल्कली मेटल के जैसा है प्रॉपर्टीज में, है ना। इसको अल्कली मेटल के साथ रखा जाना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी बात है कि इसकी वैलेंसी नॉर्मली +1 होती है और अल्कली मेटल्स की वैलेंसी +1 होती है ना। अच्छा, हाइड्रोजन फॉर्म्स कटायन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, H+ आयन बनाता है। अल्कली मेटल सोडियम, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बनाएगा Na+ बनाएगा। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और K+ बनाएगा, सिंपल, ठीक है, कोई डाउट नहीं आपको, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करे उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पर हुआ है। अब खुद वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को रिड्यूस कराएगा ना। तो मेटल्स आर, अल्कली मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो कुछ प्रॉपर्टीज है जो इसका मिलता है अल्कली मेटल से। दूसरी बात है कि कुछ नॉन मेटल से मेटल्स रिएक्ट करते हैं, जैसे मान लो सोडियम, तो सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया? NaCl। हाइड्रोजन भी रिएक्ट करता है सिमिलर वे में, बनाता है HCl, देख रहे हो ना, जिसे NaCl बनाया वैसे HCl बनाया ये। अच्छा, सोडियम बनाता है मान लो Na2O, सोडियम ऑक्साइड, बनाता है H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड, एक जैसा प्रॉपर्टी है इसका। ये बनाता है सोडियम सल्फाइड Na2S, यही बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन combines with non-metals like chlorine या halogen, oxygen and sulfur, ठीक है ना, just like अल्कली मेटल्स। इसलिए इसको अल्कली मेटल के साथ रखा जाना चाहिए, आप कह सकते हो, है ना। अच्छा, दूसरी बात है कि अल्कली मेटल बॉन्ड करता है पॉप साउंड से ऑक्सीजन में, है ना, और बनाता है वाटर। ये सॉरी, हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा ऑक्सीजन में, बनाएगा H2O, बैलेंस कर दो, यहाँ बनाता है वाटर, ठीक है ना, मैंने हाइड्रोजन का ऑक्साइड बनाता है। अल्कली मेटल भी बॉन्ड करता है ना, तो बनाता है ऑक्साइड, जैसे लिथियम Li+O बनाएगा Li2O, 2 कर दो यहाँ। अब 2 से गुना करो, देखो 2 किया, ये बैलेंस हो गया। लेकिन एटॉमिक फॉर्म में है, लाना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो 2 से गुना कर दो, 4 2 2, सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये यदि सोडियम रिएक्ट करे एयर के प्रेजेंस में, तो बनाता है सोडियम पेरोक्साइड Na+O, ये देता है Na2O2, क्या बोलते हैं? सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, है ना। 2 यहाँ करो आप, है ना, यहाँ भी 2 कर दो, हो जाएगा बैलेंस ना, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। दूसरा है कि K है यदि पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, देता है K2O, इसे बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ध्यान देना, यहाँ पे हम कहें यदि Na2O, यहाँ सोडियम का वैलेंसी Na+ यूज हुआ है, Na+1 यूज हुआ है, क्या हुआ, ठीक है। सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, इसकी वैलेंसी यूज हुई है यहाँ पर। ऑक्सीजन की वैलेंसी देखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर -2, नॉर्मल ऑक्साइड हो गया। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना यूज हुआ है? O2 -2, माने एक ऑक्सीजन का वैलेंसी -1 होगा तब, है ना। और K2O, इसमें इसका यूज होगा K2O, 2 है ना, तो ये +2 हो जाएगा ना, देख रहे हो आप ना। तो ये ऑक्साइड है डिफरेंट, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, ये है सोडियम पेरोक्साइड, और ये है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, कहते हैं, क्या बोलते हैं? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, है ना। तो ये बनाता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, यहाँ 2 कर दो, बैलेंस हो गया। 4 कर दो यहाँ, 4 2 और 2, ठीक है। और इसके नीचे जो है ना, ये रुबिडियम है, सीजियम है, ये सब ही बनाता है सुपर ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन का ये प्रॉपर्टी कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा
और देगा हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये सिमिलर है अल्कली मेटल्स के, क्योंकि अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। लिथियम देता है लिथियम ऑक्साइड, सोडियम देता है सोडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम देता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सिंपल, ठीक है। तो ये जस्टिफाई करता है कि हाइड्रोजन को रखा जाना चाहिए अल्कली मेटल्स के साथ। अब कुछ हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी है जो कि मैच करता है, रिजेंबल करता है हेलोजन से, है ना। तो ये कैसे है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। हाँ अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बताए थे आपको हम, एक दो रिएक्शन देख लो आप। इसे कॉपर ऑक्साइड है, इसे हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं या सोडियम से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। ये देगा कॉपर प्लस H2O, है ना। ये देगा Na2O प्लस H2O, 2O प्लस Cu दे देगा, ठीक है ना। तो यहां ध्यान दो जरा, ये हाइड्रोजन यहां पर क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को कॉपर कन्वर्ट कर दिया, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड लूजेज ऑक्सीजन टू गिव कॉपर, है ना, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड हैज बीन रिड्यूस्ड टू कॉपर ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिड्यूस किसने कराया, हाइड्रोजन ने। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां देखो, कॉपर ऑक्साइड लूजेज ऑक्सीजन टू गिव कॉपर, तो इसका रिडक्शन हुआ। किसने कराया, सोडियम ने। सोडियम कॉजेज रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अल्कली मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्रोजन इज आल्सो रिड्यूसिंग एजेंट। ये प्रॉपर्टी भी इसका मैच करता है अल्कली मेटल के साथ, है ना। इसलिए सोडियम को अल्कली मेटल के साथ रखा जाना चाहिए। अब कुछ प्रॉपर्टी है जो कि जस्टिफाई करता है कि इसको रखा जाना चाहिए कहां पे, हेलोजेंस के साथ में। पहली बात है कि देखो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा सोचो, हीलियम में कितना होता है, 2 होता है। तो नियरेस्ट नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन लेस है ना। अब देखो, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, दूसरा लो आप फ्लोरीन ले लो, इसका नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है, क्या होता है, 2 8 होता है, याद है ना। इसका 2 है, इसका 10 होता है। तो ये भी नियरेस्ट नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम है ना। आप ले लो क्लोरीन, 17 है, 2 8 7। यहां लो आप आर्गन, 18, क्या होगा, 2 8 8, आर्गन हो गया ना। तो नियरेस्ट नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है ना, ठीक है। तो हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो नियरेस्ट नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन लेस रहता है, उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस रहता है। हाइड्रोजन में भी नियरेस्ट नोबल गैस से 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस है, ठीक है। तो इसका ये नेचर, ये मैच करता है किससे, प्रॉपर्टी, हेलोजेंस के साथ में, है ना। अच्छा, हेलोजेंस में 1 इलेक्ट्रॉन कम है ना। अच्छा, दूसरी बात है, पहले ये तो आप समझ गए, ये हेलोजन का से कैसे मैच किया। नियरेस्ट नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन लेस है, नियरेस्ट नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें लेस है ना। दूसरी बात है कि हेलोजेंस आर नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल। देखिए अल्कली मेटल्स था ना, तो नॉन मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, साथ रखा जाना चाहिए। तीसरी बात देखो जरा, हाइड्रोजन का फार्मूला क्या है, H2, फ्लोरीन का F2, क्लोरीन का Cl2, ब्रोमीन का Br2, आयोडीन का I2। तो हेलोजेंस आर डाई एटॉमिक, 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होता है, एंड हाइड्रोजन इज आल्सो डाई एटॉमिक। तो ये प्रॉपर्टी किससे मैच करता है, इसका हेलोजन से इसका प्रॉपर्टी ये मैच करता है। कोई डाउट है इसमें, बोलो, नो डाउट। दूसरा है कि हेलोजन की वैलेंसी -1 आप देखते हो, वैलेंसी तो हालांकि कंबाइनिंग कैपेसिटी प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है कभी कभार, है ना। हेलोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जैसे NaH बताए थे, मेटल हाइड्राइड आयनिक कंपाउंड है, याद रहेगा। इसमें क्या होता है ना कि सोडियम का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लीकेट पूरा करने के लिए, इसको दे दिया, ठीक है। तो देने के लिए बना दिया आपका H -1, है ना, NH बन गया। तो यहाँ पर H की वैलेंसी कितनी है, -1 है, क्लियर हुआ। और NaCl में मालूम है आपको, Cl का कितना होता है, -1 होता है ना, ठीक है। तो हेलोजन के जैसा इट शोज वैलेंसी 1 बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एंड हाइड्रोजन आल्सो शो वैलेंसी 1 बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्लोरीन है यदि, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Cl -1 आता है ना, ठीक है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 8 7, यहाँ कितना है, 2 8 8। ये आर्गन जैसा हो गया, स्टेबल हो गया, ठीक है।
तो हेलोजन्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और वैलेंसी -1 यहाँ पर इसका शो हुआ। हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो सकता है, हीलियम जैसा बन सकता है ना, क्या हुआ। दूसरी बात है कि लाइक हेलोजन्स ये नॉन मेटल से भी कंबाइन करता है। कैसे, देखो जरा, वो इसे कार्बन के साथ कंबाइन करता है, मतलब CH4 मीथेन आपको बताए थे, इसी का एक डेरिवेटिव है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। तो लाइक हेलोजन, हाइड्रोजन कंबाइंस विथ नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सिलिकॉन एक्सेट्रा टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। हाइड्रोजन कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है कार्बन के साथ, हेलोजन भी बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड कार्बन के साथ। तो प्रॉपर्टी इसका ये मैच करता है किसके साथ, हेलोजन्स के साथ, ठीक है ना। तो देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू असाइन अ डेफिनिट पोजीशन फॉर हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। इसको हेलोजन के साथ भी रख सकते हैं और हाइड्रोजन के साथ भी हम रख सकते हैं, है ना। अब हाइड्रोजन का कुछ प्रॉपर्टी है जो किसी से नहीं मैच करता है, ना तो हेलोजन से, ना ही अल्कली मेटल से, है ना। ठीक है, अभी आपने देखा कि कुछ हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी किसके जैसा है, अल्कली मेटल्स के जैसा है, और कुछ प्रॉपर्टी किसके साथ है, हेलोजन्स के जैसा है ना। तो ये डिफिकल्ट है कि इसको किसके साथ रखा जाए, ठीक है ना। अब देखो कुछ हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी जो कि ना तो अल्कली मेटल जैसा है और ना ही हेलोजन जैसा है, ठीक है ना। इसे हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन सेल, लेकिन अल्कली मेटल में जितना भी एटम्स है उसमें मोर देन वन सेल होता है ना। लिथियम में 2 सेल है ना, ऐसे बढ़ते जाओ नीचे आप, पोटेशियम, ये पोटेशियम है, इस सब में सेल्स बढ़ते चला जाएगा, है ना। अच्छा, हेलोजन्स में भी फ्लोरीन में कितना सेल है, 2 सेल्स है, क्लोरीन में 3 सेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन में ओनली 1 सेल है, बाकी सारे अल्कली मेटल्स में मोर देन 1 सेल है, सभी हेलोजन्स में मोर देन 1 सेल है। अच्छा देखो जरा, हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O होता है, हाइड्रोजन का ऑक्साइड मान लो H2 हम ले रहे हैं। अच्छा, हेलोजन्स का ऑक्साइड ले रहे हो आप Cl2O, Cl2O7, ये सब इसका ऑक्साइड है, हेलोजन्स का ऑक्साइड है ना। और अल्कली मेटल्स का ऑक्साइड ले लो आप, हम लेते हैं Na2O, K2O, ये सब है, ठीक है। तो हेलोजन का, हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O न्यूट्रल है, ये ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है ना। ये एसिडिक ऑक्साइड है, कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है ना। और ये कैसा ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है। तो अल्कली मेटल्स का ऑक्साइड जो होता है ना, वो नेचर में बेसिक है। ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर बेसिक, ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन्स आर नॉर्मली एसिडिक, एंड ऑक्साइड ऑफ वाटर हाइड्रोजन इज न्यूट्रल। तो ये प्रॉपर्टी इसका दोनों में किसी साथ मैच नहीं करता है, ठीक है ना। वैसे हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के साथ रखा गया है ग्रुप 1 में, आप पढ़ चुके हो पीरियड में। अब बात करें ऑकरेंस की, है ना। इसका आइसोटोप सब पढ़ा दिए थे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम पढ़ा चुके थे पहले, आपको 3 होता है। तो द एटमॉस्फेयर ऑफ सन एंड स्टार कंटेन्स अबाउट 1.1% ऑफ हाइड्रोजन। स्टार्स और सन एंड स्टार, इसके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है 1.1% के आसपास, है ना। ट्रेसेस में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है 0.98, नियर अबाउट 0.98%, है ना, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है ना। हमारे एटमॉस्फेयर में भी काफी कम है, यह है 0.01%, सिंपल। तो ये अर्थ क्रस्ट में भी है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी है, लेकिन ज्यादा परसेंटेज इसका, इसके कंपेरिजन ज्यादा परसेंटेज है सन और स्टार के एटमॉस्फेयर में, ठीक है ना। कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोजन प्रेजेंट है बहुत सारे सब्सटेंसेस में। जैसे देखो, आप वाटर की बात करो तो वाटर में हाइड्रोजन है ना। एसिड की बात करते हैं हम तो एसिड्स में भी हाइड्रोजन है, जितना एसिड है सब में हाइड्रोजन है ना। अच्छा, हम बात करते हैं अल्कलीज, NaOH, KOH, है ना। तो एसिड बेस या अल्कली को, ये सब में हाइड्रोजन है ना। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स में भी हाइड्रोजन है, मीथेन, इथेन पढ़ाए थे आपको हम। कार्बोहाइड्रेट्स बाद में पढ़ोगे आप, फैट्स है, प्रोटीन्स है, सेलुलोज है ना। प्लांट टिश्यू जो वाला सब में रहता है हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब रही बात कि इसका प्रिपरेशन, का बात ज्यादा बढ़ा दिया तुम्हारे बुक में, पढ़ लेना, कहीं डाउट हो पूछ लेना हमसे, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देते हैं हम। देखो, हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर, तो कोल्ड वाटर भी यूज करते हैं हम लोग, स्टीम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ के साथ बॉइलिंग वाटर भी यूज करते हैं, एसिड से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और अल्कली से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम कोल्ड वाटर पहले देख लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन, है ना।
पहला हो गया फ्रॉम कोल्ड वाटर, फ्रॉम कोल्ड वाटर। तुमको इक्वेशंस पहले काफी प्रैक्टिस करा दिए हैं, प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए, सब फटाफट कर लो गया। देखो मेटल लेते हैं हम, और इसमें कोल्ड वाटर में रिएक्टिव मेटल्स होता है ना, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब लेते हैं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम लेते हैं, है ना। प्लस वाटर हो गया, H2 लिख देते हैं सीधे, ये कोल्ड रहेगा, याद रहेगा ना। तीन मेटल कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करता है, ठीक है ना। ये देता है मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, अब प्लस देता है हाइड्रोजन, प्लस देगा हाइड्रोजन, सिंपल, ठीक है ना। तो हम देखते हैं जरा एक एक करके इसको, है ना। देखो यहाँ ये है पोटेशियम, पहला रिएक्ट किया कोल्ड वाटर से, ये देगा KOH, क्या देगा KOH, अब प्लस क्या देगा H देगा, सिंपल, ठीक है ना। दूसरा है Na, दूसरा हो गया Na, प्लस है H2O, ये देगा NaOH प्लस हाइड्रोजन। इसको बैलेंस कर लेंगे बाद में, एटॉमिक फॉर्म में लिख रहे हैं, बाद में बैलेंस कर लेंगे, है ना, ठीक है। ऐसे ही कैल्शियम रिएक्ट कर सकता है, कैल्शियम ले लो आप, प्लस H2O, इक्वेशंस प्रैक्टिस करना बढ़िया से, देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस देगा हाइड्रोजन, है ना। जो बैलेंस कर लेते हैं। अच्छा, बैलेंसिंग का रूल आपको पता है ना, सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे, तब करेंगे नॉन मेटल, हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन सबसे बाद में, और जिसको लिखेंगे एटॉमिक फॉर्म में उसको सबसे बाद में। एटॉमिक फॉर्म में किसे लिखते हो, डाई एटॉमिक गैस को आ जाए, ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिखते हैं एटॉमिक फॉर्म में। तो इस रूल से पहले मेटल बैलेंस होगा, तब ऑक्सीजन, तब हाइड्रोजन, चूंकि हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में लिखे हैं हम लोग, है ना। तो देखो जरा, पोटेशियम 1 तो 1, ऑक्सीजन 1 तो 1, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर, यहाँ भी 2 है, तो बैलेंस है ये, है ना। अब लाना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, चूंकि ये एटॉमिक फॉर्म में यहाँ पर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 2, यहाँ भी 2। प्रोडक्ट साइड में गैस आवे तो ब्रैकेट में G लिख दो, या ऊपर एक एरो दे देना चाहिए ऐसे, है ना, या ब्रैकेट में G लिख दो, हो गया। यहाँ भी सिमिलर बैलेंसिंग है, 2 2 2, यहाँ 2, हो गया। कैल्शियम में देखो जरा, कैल्शियम 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन कितना है, वहां 2 है, यहाँ भी क्या होगा 2, तो कितना हो जाएगा 4, और 2 आ चुका, और 2 चाहिए ना, यहाँ 2 कर दोगे, हो जाएगा बैलेंस। अब देखो जरा, एक ऑब्जर्वेशन है, इसे सोडियम के केस में, सोडियम की डेंसिटी होती है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सोडियम का डेंसिटी है। अब वाटर का डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सोडियम लाइटर है वाटर से, है ना, तो वाटर से जब रिएक्ट करेगा सोडियम, तो ये ऊपर फ्लोट करेगा, है ना, सिंक नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन आता है, तो सोडियम पोटेशियम का ऑब्जर्वेशन एक जैसा है, आप देख लोगे, सिर्फ उसको देख लोगे एक बार, हम समझा देते हैं। द पीस ऑफ सोडियम मेल्ट्स एंड melts into a silvery globule and darts around on the surface of water, liberating hydrogen gas and heat. The reaction is exothermic, उसमें हीट इवॉल्व होता है, और सोडियम जो है ना मेल्ट कर जाएगा, वाटर पे घूमते रहेगा, सिल्वरी ग्लोबुल बना लेगा, मेल्ट कर जाएगा, है ना। It decreases in size and finally disappears. The solution becomes hot, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो solution becomes hot and soapy to touch. ये सोपी क्यों होता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है, समझ गए ना, स्लिपरी ऐसे देखोगे ना सोप में, तो ये NaOH रहता है, तो इसे बोलते हैं सोपी टू टच। हाथ में कैसे करोगे ना, यदि जैसे सोप में रहता है ना, ये स्लिपरी टू टच, स्लिपरी जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा, बोलते हैं सोपी टू टच, है ना, साबुन जैसा हो ए। तो सोपी टू टच ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH अल्कली, पोटेशियम में KOH बनेगा, वहां भी सोपी टू टच होगा, ठीक है ना। एंड विल टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, पोटेशियम का भी जो KOH बनेगा, सोडियम में NaOH बनेगा, ये सब अल्कलीज है ना। द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड कैन कैच फायर एंड बर्न ड्यू टू हीट जनरेटेड, ठीक है ना। अब रही बात कि इसीलिए सोडियम, अच्छा, पोटेशियम का रिएक्शन विग्रस होता है, मतलब वायलेंट होता है, सोडियम का रिएक्शन थोड़ा लेस मतलब विग्रस है पोटेशियम से, है ना। इसलिए दोनों का हम यूज नहीं करते हैं हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना। वैसे यदि आप इसका यूज करना चाहते हैं तो सोडियम का अमलगम यूज करो, या पोटेशियम का अमलगम मरकरी के साथ मिला के एलॉय बना देते हैं, तो वो सिंक निकल जाएगा नीचे, डेंसर होता है, तब ये रिएक्ट करेगा, स्मूथली रिएक्ट करेगा, है ना। या वायर गेज में रैप कर दो सोडियम को या पोटेशियम को, और वाटर पर रख दो तो नीचे नीचे चला जाएगा,
है ना, फिर ये रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन जो बनेगा वो बर्न नहीं करेगा तब, सिंपल। अब है कैल्शियम, कैल्शियम को रिएक्ट वाटर से आप देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस देगा हाइड्रोजन। हम कैल्शियम बता तो चुके थे आपको, पढ़ाए नीचे बताए थे, कैल्शियम पहले वाले भी इक्वेशन लिखे थे, कैल्शियम लिखे थे इसके पहले। अच्छा देख लो फिर से एक बार, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 कर दो, हाइड्रोजन यहाँ 2 कर दो, बैलेंस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा कैल्शियम जो है ना, या मैग्नीशियम महंगा होता है, एक्सपेंसिव है, इसलिए ही इसका यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। मैग्नीशियम का रिएक्शन दो तरफ है, देखो आप, एक तो बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट कर सकता है मैग्नीशियम, ये है बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग वाटर रिएक्ट करेगा, देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस देगा हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन रिएक्शन स्लो होता है, तो रहेगा बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन कैसा होता है, ये स्लो रिएक्शन होता है, समझ गया। तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन देगा, मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन दे सकता है, लेकिन द रिएक्शन इज स्लो, है ना। अब है स्टीम के साथ रिएक्शन, एडिंग है मेटल प्लस स्टीम है ना। अच्छा H2O डाल दिया हमने, स्टीम। अच्छा मेटल में अब नीचे एक्टिविटी सीरीज जो मेटल है ना वो यूज करेंगे, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब है, ये सब मेटल रहेगा, है ना। तो रिएक्शन होगा, इसे ले लो आप मैग्नीशियम, ये जब स्टीम से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा, क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, याद रखना आप, देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस देगा हाइड्रोजन, बैलेंस कर लेते हैं इसको हम लोग, बैलेंस सिंपल, ठीक है। ठीक ऐसे ही एल्यूमिनियम में यूज करते हैं यदि हम प्लस H2O, तो ये देगा Al2O3, क्या देगा Al2O3 प्लस देगा हाइड्रोजन। देखो बैलेंस करो, एल्यूमिनियम 2 है, 2 कर देते हैं, ये 3 ऑक्सीजन है, 3 कर देते हैं, 6 हो गया ना, 3H2 यहाँ कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। यदि जिंक यूज करते हो आप प्लस H2O, याद रखना ये सब स्टीम के साथ रिएक्शन है, हीटेड मेटल विथ स्टीम, तो देगा जिंक ऑक्साइड, क्या देगा, जिंक ऑक्साइड प्लस देगा हाइड्रोजन, सिंपल, ठीक है। अब यदि आयरन यूज किया जाए तो स्टीम से रिएक्ट करेगा, द रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ये देगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करना है ना, Fe3 है, यहाँ 3 कर दो आप, ऑक्सीजन 4 है, 4 कर देंगे, हाइड्रोजन 8 हो गया है, इवन है, तो 4H2 कर दोगे आप, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होता है, ठीक है। अच्छा ध्यान देना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, they react with steam in the heated state to give metal oxide and hydrogen. मैग्नीशियम जब स्टीम से रिएक्ट करता है तो इसका स्पीड स्लो नहीं रहेगा, स्पीड सही रहेगा, ठीक रहेगा, फास्ट डिजायरेबल स्पीड रहेगा, फास्ट रहेगा, है ना। अब एक तो बात याद रखो जरा, एल्युमिनियम being reactive usually forms ऑक्साइड कोटिंग, Al2O3 का एक कोटिंग बना लेता है, और Al2O3 का कोटिंग काफी हार्ड होता है, वो एल्युमिनियम को प्रोटेक्ट करता है। देखो नॉर्मली मेटल के ऊपर यदि मेटल का ऑक्साइड बन जाए तो आप रस्टिंग कहते हो, जिसे आयरन में रस्ट लग गया तो मेटल का कोरोजन होता है, मेटल इससे वीक होता है, लेकिन एल्युमिनियम और जिंक के केस में जो ऑक्साइड कोटिंग बनता है ना वो टफ प्रोटेक्शन देता है इसको, और इसलिए रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है तो रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। आप मैकेनिकली आप उसे खुरच हटा सकते हो, या एट वेरी हाई टेम्परेचर ये कोटिंग टूट जाता है, अब फिर रिएक्शन शुरू हो जाती है ना। तो एल्युमिनियम बीइंग रिएक्टिव यूजुअली है और कोटिंग ऑफ, ऐसे भी एल्युमिनियम के ऊपर कोटिंग रहता ही है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तुम्हारे घर में जो एल्युमिनियम का बर्तन है, आप फ्रेशली कट एल्युमिनियम देखोगे वो शाइन करता है ज्यादा, वो प्योर एल्युमिनियम है, और थोड़ा डल अपीयरेंस जो हो जाता है ना वो ऑक्साइड का कोटिंग हो जाता है एल्युमिनियम के ऊपर, ठीक है। तो एल्युमिनियम बीइंग रिएक्टिव यूजुअली फॉर्म्स अ कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस which prevents the reaction, है ना। At high temperature the coating breaks and aluminum reacts with water at the steam to give hydrogen, सिंपल हो गया। बता चुके हैं कि मैग्नीशियम कैल्शियम नहीं यूज करता क्योंकि ये महंगा है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब रही बात जिंक, तो जिंक जो है ये
सबसे बढ़िया रहता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए, इसीलिए जिंक, ठीक है ना, हम जिंक यूज करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, जिंक में याद रखना, ये जिंक ऑक्साइड जो बनता है ना, इसका कलर येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड, याद रहेगा। ये हॉट रहेगा तो येलो कलर का होगा, और जब कोल्ड कूल हो जाएगा तो व्हाइट हो जाएगा, वो फिजिकल चेंज है ना, केमिकली जिंक ऑक्साइड ही रहता है वो, ठीक है ना। अच्छा, आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम एंड द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, बनाएगा, इसकी 3O4 बन जाएगा, क्या बनेगा, Fe3O4 बन जाएगा ना, तो इसे बोलते हैं फेरेसो फेरिक ऑक्साइड। ये फेरस ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड है, तो इसका एक और नाम क्या है, फेरेसो फेरिक ऑक्साइड, एक नाम है। दूसरा मैग्नेटिक ऑक्साइड आप कर सकते हो, और तीसरा ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड, है ना। तो ये रिएक्शन होता है और बनता है ये ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन क्या होता है ना कि फिर ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, आफ्टर सम टाइम ये रिएक्टेंट जब कम होने लगेगा, इसका अमाउंट जो कम होगा, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। मतलब ये ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देगा वाटर में, तो वाटर और रिड्यूस कर देगा आयरन में, तो आयरन स्टीम में फिर कन्वर्ट होने लगेगा। इसीलिए हाइड्रोजन को हटा देना चाहिए, ठीक है ना। तो आयरन रिएक्ट्स विथ स्टीम and the reaction is reversible, hence hydrogen is blown out of the contact with iron continuously, otherwise it will reduce iron oxide to iron, simple। तो समझिए इसे आप। रिएक्शन की बात करें तो मैग्नीशियम के रिएक्शन का रेट ये सब में सबसे ज्यादा है, फिर एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है ना। इसके नीचे जो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स है वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर से, सिंपल। इसे कॉपी कर लो आप। तो मेटल प्लस स्टीम देगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल प्लस स्टीम क्या देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आप समझ गए रिएक्शन, याद कर लो बढ़िया से, प्रैक्टिस करना इसको। चलिए बी फास्ट प्लीज। तुम लोगों को पहले साल का पता है, लेकिन देख लो एक बार जरा रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। आप याद होगा बताए थे नक्का मजाइल चापा, है ना। तो देखो पहले पोटेशियम आ गया, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, जेड फॉर जिंक, है ना, आई फॉर आयरन, एल फॉर लेड। यहाँ बीच में हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन के नीचे रहता है सी फॉर कॉपर, एच फॉर मरकरी, अगेन ए फॉर सिल्वर, ये प्लैटिनम है, ये गोल्ड है ना। ये हो गया आपका एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स सबसे ऊपर है, तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिक्रीजेज, ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करेगा, है ना। और इसमें हाइड्रोजन को भी रखा गया है, जो कि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, सिंपल सा रीजन है कि हाइड्रोजन H प्लस आयन बनाता है ना, इलेक्ट्रॉन एक लूज करके, है ना, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और मेटल सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इसको रखा गया है इसमें एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में, है ना। और ये वाटर को रिड्यूस करता है, मेटल वाटर रिड्यूस कर सकता है। आप देखें तभी हम लोग सोडियम से रिएक्ट कराया, वाटर को दिया NaOH प्लस हाइड्रोजन, है ना, तो वाटर को रिड्यूस कर दिया, हाइड्रोजन दिया, ठीक है। देखो यहाँ ये है सोडियम, या कुछ भी ले लो आप, मेटल प्लस H2, क्या दिया था, NaOH प्लस हाइड्रोजन। तो वाटर दिया हाइड्रोजन, कैसे, बाय लूजिंग ऑक्सीजन, द लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो वाटर का रिडक्शन हुआ है, हाइड्रोजन में, है ना। तो ये अल्कली मेटल्स वाटर रिड्यूस कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम, सिंपल। और नीचे जब आओगे तो ये आयरन के नीचे तो वाटर को रिड्यूस नहीं कर पाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लेड और इसके नीचे जो मेटल्स है, लेड चूंकि इसकी एक्टिविटी नियर अबाउट हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर है, तो ये भी रिड्यूस नहीं कर पाता है, और ये तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इतना ही नहीं, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है ये मेटल सब। लेड का एक्सेप्शन है, ये जो बताएंगे आपको कि वो लेड चूंकि इनसॉल्युबल क्लोराइड बना देता है, इसे यूज नहीं करते हैं, लेकिन लेड ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल है रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन को, कहां से, डाइल्यूट एसिड से, लेकिन इसके नीचे वाला मेटल इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ फीचर्स है
एक्टिविटी सीरीज के आप देख लोगे अपने से भी, या हम देख लेते हैं एक सेकंड में। है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर माने मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज डाउन टू द ग्रुप, टॉप टू बॉटम जाओगे, पोटेशियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोस्ट मेटालिक है, सोडियम थोड़ा कम, कैल्शियम थोड़ा कम, ऐसे नीचे आओगे तो और कम होता चला जाएगा। अच्छा, रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम इन द एक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। और टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन ये भी डिक्रीज करेगा। देखो ये पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ए प्लस बनाएगा, है ना। और सपोज करो कि हम लेते हैं लेड, तो ये भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बनाएगा Pb+2, ठीक है। लेकिन टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इसका काफी ज्यादा है, ऐसा कम है। तो जब टॉप टू बॉटम आप मूव करोगे तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी डिक्रीज करेगा, है ना। और बता चुके हैं कि लेड के ऊपर जो मेटल्स है, सोडियम एग्जांपल दिए थे आपको, वाटर से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर सकता है ना। एसिड से हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा, जैसे जिंक है, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl। तो देखो इस सीरीज में हाइड्रोजन नीचे है या जिंक ऊपर है, तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, देगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे का मेटल लो आप, कॉपर ले लो, कॉपर, तो Cu प्लस ट्वाइस HCl आप यूज करो, अब डाइल्यूट है ये, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन, याद रहेगा, ठीक है। तो metals which have higher position in the activity series above hydrogen can displace hydrogen from the dilute acids, है ना। But metals which have lower position in the activity series than hydrogen can't displace hydrogen from the dilute acid, है ना। दूसरी बात है कि देखो metals जो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, वो लोअर पोजीशन वाले मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, है ना। जैसे हम कहे जिंक अब प्लस कॉपर सल्फेट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हो गया, तो जिंक का पोजीशन हायर है, मोर रिएक्टिव है, अब कॉपर का पोजीशन हाइड्रोजन के नीचे है, लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, ये देगा ZnSO4 अब लेस रिएक्टिव है, मैग्नीशियम या जिंक ऊपर है, मोर रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। याद रखना, अ मेटल हैविंग हायर पोजीशन इन द एक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसेस अ मेटल हैविंग लोअर पोजीशन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना। दूसरा इनका प्रॉपर्टी है कि ऑक्साइड जो है, ऊपर वाले जो मेटल्स हैं, जो एक्टिव मेटल्स हैं, पोटेशियम से लेके एल्युमिनियम तक, पोटेशियम टू एल्युमिनियम, पोटेशियम से लेकर के एल्युमिनियम तक, इसका ऑक्साइड, है ना, ये आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है? आयनिक कंपाउंड है, आयनिक नेचर में होगा, है ना। और ये आयनिक बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये रिड्यूस नहीं होता है किसी कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट से। कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं, इसमें क्या क्या रहता है, नॉर्मली कोक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, इवन अमोनिया भी यूज करते हैं, तो ये पोटेशियम ऑक्साइड को पोटेशियम में रिड्यूस नहीं कर सकता है, या सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको ये रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो नीचे है, आप जिंक से लेकर के ऑनवर्ड जितने भी मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स को ये रिड्यूसिंग एजेंट मेटल में रिड्यूस कर देगा, ऑक्सीजन को निकाल लेगा, उसे रिड्यूस कर देगा मेटल में। जैसे मान लो कि जिंक ऑक्साइड है, इसको कोक के साथ मिला के हीट कर दो हाई टेम्परेचर पर, ये देगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन ड्यू टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है। तो पोटेशियम से लेकर एल्युमिनियम तक जो मेटल का ऑक्साइड है, दे आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, इनके दे आर ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, दे कांट बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट्स, कन्वेंशनल रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से रिड्यूस करते हैं, आप पढ़ोगे 10 क्लास में, है ना, क्लियर हुआ। इलेक्ट्रोलिसिस करके रिड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, है ना, बात की बात है। और बाकी सब में आप कन्वेंशनल रिड्यूसिंग के एजेंट का यूज करके रिड्यूस करा सकते हो। जैसे मान लो हम कहें PbO, ये भी कोक से रिएक्ट करा दो आप, Pb प्लस CO दे देगा, सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही हम लेते हैं, मान लो PbO प्लस हाइड्रोजन, ये देगा Pb प्लस H2O, Pb प्लस H2O, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी इसका ये हो गया। दूसरा है कि देखो ऑक्साइड्स एंड नाइट्रेट्स ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, इसे मरकरी हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है ना, प्लेटिनम इसमें नहीं दिया है, हटा दो इसे,
ये सब गोल्ड ये सब है, इसका ऑक्साइड सिल्वर का ये डिकम्पोज कर जाता है हीट करने पर, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन इसका हो जाता है ना। जैसे मान लो हम लेते हैं मरकरी ऑक्साइड लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, ये तुमको रिएक्शन में हम डिटेल पढ़ा चुके हैं, इस सबको हीट कर दो, इसे थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, Hg+ दे देगा, Ag+NO2 प्लस ऑक्सीजन दे देगा, बैलेंस कर दो 2 2 2 हो गया बैलेंस। इसको बैलेंस करना है आपको, देखो मेटल 1 तो 1, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3, बैलेंस है ना, खाली 2 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 2 है 2। तो इस तरह से आपने देखा कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है ना, मरकरी सिल्वर या गोल्ड, इस सब का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज कर जाता है, ऑक्साइड या नाइट्रेट डिकम्पोज कर जाएगा ऑन हीटिंग, है ना। और कॉपर के नीचे जो मेटल्स है इनका रस्टिंग नहीं होता है, मॉइस्चर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड का कोटिंग बन जाता है मेटल के ऊपर, इसे रस्टिंग कहते हो आप। वो मेटल का कोरोजन करता है, मेटल उससे कोरोड कर जाएगा धीरे धीरे, इससे आयरन में जंग लगता है ना, रस्टिंग होती है, लेकिन गोल्ड में रस्ट नहीं लगता है ना, ठीक है, या सिल्वर वगैरह भी काफी समय तक ठीक ठाक रहता है। तो जो लो एक्टिविटी स्टेज वाला मेटल जो है ना, जो लोअर पोजीशन है, उनका ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं होता है, रस्टिंग नहीं होती है ना। और अब देखो जो मेटल्स हायर है इलेक्ट्रो एक्टिविटी सीरीज में, वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल से इजीली कंबाइन कर लेगा, है ना। इसीलिए सोडियम NaCl, क्योंकि सोडियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, KCl, है ना, KCl पोटेशियम क्लोराइड है ना। ऐसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, जिंक लेड, ये सब है, तो ये इनका सल्फाइड, जिंक लेड का जिंक लेड, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, है ना, ये सब कंपाउंड्स नेचर में मिलते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। तो since the reactivity series list metals in decreasing order of electropositivity, it is expected that those at the top of combine with more electronegative elements in their minerals. मिनरल्स क्या होता है, मेटल्स नेचर में केमिकली कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं और कुछ इंप्योरिटीज के साथ, उसे मिनरल्स कहते हैं। हम मिनरल्स से ही निकालते हैं, मेटल से एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो मिनरल्स जो होता है ना मेटल्स का, सोडियम पोटेशियम देखो क्लोराइड के फॉर्म में होता है, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि दे आर मोर रिएक्टिव मेटल्स, they have more electropositive character, they reacts with, they combines with electronegative elements, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस तरह से इनका मिनरल्स बनता है। क्लियर हो गई बात। अब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो तुम चला एक्शन ऑफ स्टीम ऑन नॉन मेटल, इसे कार्बन है ना, तो रेड हॉट कोक के ऊपर हम लोग पास करते हैं सुपर हीटेड स्टीम, माने 1000 डिग्री सेल्सियस पर यह स्टीम होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया कोक है, रेड हॉट कोक है ना। अब प्लस यहाँ हो गया स्टीम, ये है रेड हॉट कोक, ये है स्टीम, ठीक है। ये देता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों जो होता है ना, इसे बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं, वाटर गैस, है ना। वाटर गैस से हम लोग हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिएक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम एसिड्स, रिएक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम एसिड्स, है ना। देखो जरा, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, फ्रॉम एसिड्स। देखो जरा, मेटल ले लो आप, मेटल में पोटेशियम से लेकर के आयरन तक ले सकते हो आप। लिस्ट दिए थे आपको एक्टिविटी सीरीज मेटल का, तो पोटेशियम से लेकर आयरन तक का ले लो मेटल आप, प्लस डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में डाइल्यूट HCl लेंगे या H2SO4 लेते हैं, HCl और H2SO4, ये बनेगा क्लोराइड या सल्फेट ऑफ मेटल, आप प्लस देगा H2O वाटर, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन, प्लस देगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो मेटल्स रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो देखो जरा यहाँ पे आप, इसे मान लो आप लेते हो मैग्नीशियम, ठीक है, हम एक और लेते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। कारण ये है कि पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो टू विग्रस रिएक्शन होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, वायलेंट
इसमें हम लोग जैसे नीचे वाला मेटल लेंगे, जिसे आप जिंक ले सकते हो, आप आयरन ले सकते हो, ये सब ले सकते हो। क्लियर हुआ? अब देखो ये रिएक्ट करेगा या तो डाइल्यूट HCl से या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे। मान लो हमें यहाँ डाइल्यूट लिख नहीं रहा है, डाइल्यूट आप लिखोगे एग्जाम में, यहाँ ऊपर लिख दिया है। HCl यहाँ पर ले लिया हमने, H2SO4 ले लेते हैं, यहाँ HCl ले लेते हैं, या H2SO4 यहाँ पर ले लो आप, और यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग। इसमें बताया आपको कि एक्टिव मेटल रिएक्ट करेगा डाइल्यूट एसिड से, क्या देगा? क्लोराइड देगा या सल्फेट देगा, और प्लस देगा हाइड्रोजन, है ना। तो ये होगा आपका मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2 देगा, इस H2SO4 है एल्युमिनियम सल्फेट देगा Al2SO4 दे देगा, जिंक का सल्फेट मिलेगा ZnSO4, और आयरन का क्लोराइड, याद रखना जिसकी वैलेंसी वेरिएबल है ना वो ऑस वाला देगा, सॉल्ट इक नहीं देगा, इसे FeCl2 बनेगा, FeCl3 नहीं बनेगा डाइल्यूट एसिड के साथ, तो देगा FeCl2 दे देगा, प्लस ये बना देगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। मैग्नीशियम 1 है तो 1 है, क्लोरीन 2 है, 2 कर दो, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 कर दो, हो जाएगा। एल्युमिनियम देखो 2 है, 2 कर दो, सल्फर कितना है 3 लिख दो, ये 6 हो गया ना, इवन है तो 3H2 कर देंगे, सिंपल। जिंक देखो 1 तो 1, सल्फर भी ठीक है, ये 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ आयरन 1 तो 1, क्लोरीन यहाँ 2 है, 2 कर दो, हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ 2 कर दो, हो जाएगा बैलेंस ना। प्रोडक्ट साइड में गैस आवे तो एरो दे दो ऊपर की तरफ, अपवर्ड एरो, या G लिख दोगे आप, सिंपल। तो इस तरह से रिएक्शन होता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है ना। अच्छा, लेड का हम यूज नहीं करते हैं, है ना। इसका रीजन सिंपल सा क्या है, देखो लेड के साथ यदि आप यूज करोगे, मान लो HCl, लेड विथ HCl, तो क्या देगा? PbCl2 देगा, है ना। क्या था? PbCl2 कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, एसिड जब डाइल्यूट होता है तो हम कूल रहता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हॉट होता है, तो रिएक्शन जो होगा ना उसमें PbCl2 बनेगा, लेकिन ये इनसॉल्युबल है, तो ये कोटिंग कर लेगा, डस्ट के जैसा आके बैठ जाएगा लेड के ऊपर, इनसॉल्युबल है, तो लेड का कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा, एसिड से रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। यदि आप इसके साथ H2SO4 यूज करते हो तो बनाएगा PbSO4, तो PbSO4 भी इनसॉल्युबल होता है, इसलिए रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। कैल्शियम के साथ H2SO4 यूज नहीं करोगे, H2SO4, कारण क्या है? ये बनाएगा CaSO4 बना देगा, ये भी इनसॉल्युबल होता है और रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। कैल्शियम कांट बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक्सपेंसिव होता है इसलिए यूज नहीं करते हैं, और कैल्शियम एक और बात है कि कैल्शियम कांट बी यूज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। तो ये जब इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फेट बनेगा, चाहे लेड के साथ लेड सल्फेट, लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल है, तो ये डस्ट के जैसा आएगा, वहां पे डस्ट के जैसा कोटिंग कर लेगा मेटल के ऊपर आकर के, एसिड से कांटेक्ट ब्रेक कर देगा, रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा, इसलिए हम लेड का यूज नहीं करते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम का यूज इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है ना। बेस्ट रहता है जिंक, है ना। अच्छा ध्यान दो जरा, इस रिएक्शन में हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज नहीं किए हैं, है ना। कारण क्या है कि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रहेगा, इवन डाइल्यूट फॉर्म में भी ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जो हाइड्रोजन बनेगा ना उसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा, तो पर्पस डिफीट हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं बन पाएगा, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। यहाँ पर एसिड सब अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो किया है, हाइड्रोजन लिबरेट किया है, वहां पर नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो होगा, वो तुमको 10 क्लास से पढ़ना है, ठीक है ना। तो नाइट्रिक एसिड का हम यूज नहीं कर सकते हैं, समझ गया अपना। नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज as it is a strong oxidizing agent and oxidizes hydrogen produced water, simple। अच्छा MgNMN, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है, they react with very dilute acid, 1% dilute, माने 100 ml में 1 ml एसिड है, 99 ml वाटर, है ना। तो वहां पे रिएक्शन हो सकता है मैग्नीशियम का, है ना। इसे Mg ले लो आप, प्लस वेरी वेरी डाइल्यूट 1% डाइल्यूट HNO3 आप यूज करो, तो रिएक्शन होगा और देगा मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन, है ना। ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देते हैं फ्रॉम अल्कालीज, है ना।
देखो कुछ मेटल्स हैं जो कि एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से रिएक्ट करता है ना, एम्फोटरिक नेचर इसका होता है, ठीक है ना। तो इसमें जिंक है, एल्युमिनियम है, लेड है, टीन है ना। टीन तुमको पढ़ना नहीं है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है ना। तो दे रिएक्ट विथ अल्कली टू यील्ड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल प्लस अल्कली, मेटल प्लस अल्कली। अल्कली कैसा रहता है, हॉट एंड कॉन्क रहता है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड रहेगा, कॉन्क रहेगा, है ना। ये देगा सॉल्ट अब प्लस देगा हाइड्रोजन, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, सिंपल। तो कुछ रिएक्शन देखते हैं जरा हम। इसे मान लो पहला है जिंक का यूज कर लो, है ना। हम रिएक्ट कराते हैं जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये अल्कली हो गया। या जिंक का रिएक्शन करा दो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये भी अल्कली है, ठीक है ना। तो ये देगा ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, जिंक 1 है, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ 2, यहाँ 2 कर दो, हो जाएगा बैलेंस, सिंपल, है ना। यहाँ पर भी 2 कर दो, एक जैसा ही है, यहाँ 2 कर दो, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हम लेते हैं मान लो लेड, सिमिलर रिएक्शन लेड का भी होगा, Pb है यहाँ, प्लस है NaOH, यहाँ पर है Pd प्लस है KOH, है ना। रिएक्ट करेगा, देगा Pb2 ZnO2, Pb2 ZnO2, है ना। यहाँ देगा Pb2 सोडियम प्लम्बाइट देगा, क्या देगा, सोडियम प्लम्बाइट, Na2PbO2, पोटेशियम प्लम्बाइट K2PbO2, प्लस देगा हाइड्रोजन, प्लस देगा हाइड्रोजन, एक जैसा बैलेंसिंग है। लेड 1 1, सोडियम 2 है, 2 कर दो आप, ऑक्सीजन 2 है, 2 है, ये हाइड्रोजन 2 यहाँ पर, यहाँ 2 करके बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर सिमिलर में बैलेंस कर दो, ठीक है। तो इस तरह से इनका रिएक्शन होता है। हाँ कर लिया आप लोग, हो गया। हेलो, एल्युमिनियम के साथ में, है ना। तो एल्युमिनियम में रखना Al प्लस NaOH प्लस H2O प्लस H2 देगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, क्या देगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस देगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस देगा हाइड्रोजन। ऐसे ही यदि आप लेते हो एल्यूमिनियम प्लस KOH प्लस H2O, देगा पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन देगा, ठीक है ना। थर्ड ले लो आप एल्यूमिनियम प्लस, देखो ये हम लोग हॉट एंड कंसंट्रेटेड अल्कली यूज किए हैं और फ्यूज्ड अल्कली यूज किया जाए NaOH, वाटर नहीं है ना। तो ये देगा सोडियम एल्यूमिनेट, क्या देगा, सोडियम एल्यूमिनेट देगा, मेटल में नहीं देगा। ये देगा Na3AlO3 अब प्लस हाइड्रोजन, याद रहेगा ना, डिफरेंस है ये, ठीक है। यहाँ पर हमने हॉट एंड कंसंट्रेटेड यूज किया है, यहाँ पर फ्यूज्ड यूज किया है। तो वाटर यहाँ पर लिए हो, यहाँ वाटर नहीं लिए हैं। प्रोडक्ट में मेटा एल्यूमिनेट यहाँ देगा, यहाँ एल्यूमिनेट, बस हो गया। अब बैलेंस करना है, सिंपल तरीका है, हाइड्रोजन को लिखो एटॉमिक फॉर्म में, बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले मेटल बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल, हाइड्रोजन को बाद में, ऑक्सीजन को सबसे बाद में। लेकिन जिसे लिखते हैं एटॉमिक फॉर्म में उसे सबसे बाद में करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन को लिखा है एटॉमिक फॉर्म में, तो सबसे बाद में उसी को करेंगे आप। तो देखो एल्यूमिनियम 1 1, सोडियम 1 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन कितना है 3 है, तो 3 कर देते हैं यहाँ, ठीक है, बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है, लाना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, 2 से मल्टीप्लाई कर दे सब जगह, 2 यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ नीचे में 2, होगा बैलेंस, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी उसी जैसा है, 2 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 2 है ना, और यहाँ पर क्या है 3H2, हो गया बैलेंस। अब यहाँ देखो जरा, पोटेशियम एल्युमिनियम तो 1 है, पोटेशियम 3 है, तो 3 कर देते हैं हम लोग। ऑक्सीजन 3 हो गया देखो, और हाइड्रोजन कितना है 3, तो यहाँ पे 3 कर देते हैं, है ना। अब लाना है इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 होगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, समझ आ गया। यहाँ पे आप एरो दे देना अपवर्ड साइड में, बस, नो प्रॉब्लम, होगा बैलेंस। देखो जिंक का ऑक्साइड हो, एल्युमिनियम ऑक्साइड या लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड या एम्फोटरिक होता है नेचर में। एम्फोटरिक का मतलब ये हुआ कि ये मेटल ऑक्साइड नेचर में नॉर्मली बेसिक होता है, तो एसिड से रिएक्ट करता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, दे आर बेसिक, दे रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन
लेड ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, ये सब जो है ना ये एम्फोटरिक होते हैं, तो ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा। जैसे देखो आप, ये है एम्फोटरिक ऑक्साइड, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, इवन टीन, ये सब होता है ना। दे रिएक्ट विथ एसिड्स एज वेल एज बेसेस या अल्कलीज। जिसे एज है जिंक ऑक्साइड, इसे रिएक्ट करा दो आप डाइल्यूट HCl से तो रिएक्ट करेगा। अब पढ़े हो बेस एसिड के साथ बेस जब रिएक्ट करेगा तो बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो देगा जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, अब प्लस देगा H2। सिंपल हो गया, 2 का तो बैलेंस हो गया ना। इसको यदि अब प्लस देगा H2, है ना। तो वैसा ऑक्साइड जो कि एसिड से भी रिएक्ट करे, अब बेस से भी रिएक्ट करे, वो एम्फोटिक ऑक्साइड कहलाता है। तो जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब एम्फोटरिक ऑक्साइड है। सिंपल समझ गया आप इसे। तो नेक्स्ट क्लास हम देखते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन।